हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर एक नया टॉपिक विच इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स क्या है? ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, और उससे पहले भी हमने देखा था दैट What is the structure of a polynucleotide chain? एक polynucleotide chain का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझी थी, राइट? तो ये हमारा प्रीवियस टॉपिक्स थे। आज हम देखेंगे कि वो जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं वो किस तरह से पैक होता है। वो सिर्फ वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा खुला तो नहीं पड़ा रहता भाई न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर कोई उसकी पैकेजिंग की यूनिट है जिस तरीके से वो पैक होता है, और फिर वो पाया जाता है कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर। तो उसकी पैकेजिंग की क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली आज हम वही पढ़ने वाले हैं, दैट हाउ वी कैन स्टडी अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। भाई कैसे उसको पैक किया है, उसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, और वो पूरी प्रोसेस आपको पढ़नी है। ठीक है, वो पूरी प्रोसेस आपको पढ़नी है। एक यहां पर ग्लिम्स आपको मिल रहा होगा, इसके बारे में मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा दूं और उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि डीएनए हेलिक्स कैसे पैक होता है। ठीक है ना? इस पूरे चैप्टर को ही पढ़ने के लिए मैंने आपको फ्लो बताया हुआ है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूरे टॉपिक्स और पूरी स्ट्रैटेजी समझाई हुई है कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। रेफरेंस हमारा एनसीईआरटी ही होने वाला है, उसी को हमने अपनी लिमिटेशन बना के रखा हुआ है। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब आप लोग को ये लगता है कि मैम इसकी तो कोई लिमिट होनी ही नहीं चाहिए, नॉलेज तो अनलिमिटेड होना चाहिए। तो भाई नॉलेज अनलिमिटेड है, लेकिन रेफरेंस जो है आपको लिमिट करना पड़ेगा। अगर आप एक साथ मल्टीपल रेफरेंस के ऊपर जाओगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है, वो नहीं करना है, रेफरेंस लिमिटेड रखना है, नॉलेज अनलिमिटेड रहेगा। समझे बात? अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? बाकी चैप्टर्स की तरह, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस में, उन सारे चैप्टर्स में जो मैं आपको पहले एक फ्लो चार्ट बनवाती हूं, राइट, एक उसका शॉर्ट नोट मैं आप वहीं पर लाइव क्लास में ही बनवाती हूं, और उसके बाद फिर हम उसकी थ्योरी को रीड आउट करते हैं। ये हमारी अप्रोच होती है। यहां अप्रोच हमारी उल्टी हो जाने वाली है। पहले हम देखने वाले हैं इसकी एनसीईआरटी थ्योरी, एनसीईआरटी रीडिंग, और उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसकी कंक्लूसिव एक समरी, इस पूरे लेक्चर का एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना? तो पहले आ जाते हैं थ्योरी के ऊपर कि भाई डीएनए हेलिक्स को कैसे पैक किया जाता है, और फिर पढ़ेंगे उसकी बाकी की चीजें। समझोगे ध्यान से दैट देखो, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। ठीक है, यहां पर आपको दिखाया गया है क्या? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में डायरेक्टली बिल्कुल टॉपिक पर आ गए हैं। यहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रायर इंट्रोडक्शन, बहुत सारा कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको पूरे इसके मेजरमेंट्स और इसका पूरा यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझो। दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस था, ये प्रीवियस लेक्चर में हम निकाल चुके हैं। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, फॉर एग्जांपल एडेनिन और उससे जो है वो अटैच है, उससे अटैच है एडेनिन से क्या? ठीक है, कौन सा इसका बेस पेयर है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कौन है? एडेनिन का। भाई इरेज होने को कहा था। ठीक है, ये क्या बनाता था? दो बॉन्ड बनाता था, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, किसके साथ? थाइमीन के साथ, राइट? तो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना निकल कर आया था? 0.34 नैनोमीटर निकल कर आया था, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, -9 क्यों लगाया? क्योंकि नैनो हटा दिया उन्होंने यहां से। ठीक है, तो इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, अगर डीएनए डबल हेलिक्स की लेंथ यहां पर देखा जाए एक टिपिकल मैमेलियन सेल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? वो उसको बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे उसके अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं उससे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उसके टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से। किसी भी जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों को ही, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की लेंथ कैसे मेजर की जाती है कि उसके अंदर बेस पेयर्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है ना? बेस पेयर्स के बेसिस पर ही उसकी लेंथ को मेजर किया जाता है। अगर बेस पेयर की बात हम कर रहे हैं, अगर हम बेस पेयर की बात कर रहे हैं कि जिनके बेसिस पर आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है ना, तो बेस पेयर्स में
बेस पेयर्स का कैलकुलेशन देखो कैसा चलेगा। दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में अगर बोल दिया गया है आपसे कि 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर में अगर आपको बता दूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 बेस पेयर्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो कि हर एक के बीच का डिस्टेंस जो है वो इतना है, तो आपके पास टोटल लेंथ निकल कर आ जाएगी। कितनी निकल कर आ जाएगी? टोटल लेंथ उस पूरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उस पूरे की पूरी जेनेटिक मटेरियल की आपके पास लेंथ निकल आ जाएगी, है ना, यही कैलकुलेशन है। तो पूरे डीएनए डबल हेलिक्स की लेंथ निकालना इस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, किसी भी मैमिलियन सेल की, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स के साथ, ठीक है। अब इससे जो एक रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है, इससे जो एक रिजल्ट निकल कर आता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं मैमिलियन सेल में? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है दो बेस पेयर के बीच में? 0.34। डिस्टेंस कितना है? 0.34 इंटू 10⁻9 मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी निकल कर आएगी? अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स, ठीक है। A length that is far greater than the dimension of a typical nucleus, approximately 10⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये 10⁻⁻6 क्या है? ध्यान से समझना जो मैं डायमेंशंस बता रही हूं, ध्यान से समझना जो मैं डायमेंशंस बता रही हूं, ठीक है। एक सेकंड के लिए ये जितने भी डायमेंशंस मैंने बता दिए इनको सुन लिया ना, अब आ जाओ मेरी ध्यान से बात सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से बात सुनो। आपको आज के लेक्चर में पढ़ना क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना, कि जो डीएनए है वो किस तरीके से पैक किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल को अगर आपको पैक करना है तो आप जो सामान जुटाओगे, आप जो व्यवस्था बनाओगे, वो किस हिसाब से बनाओगे? मैंने अगर आपसे बोला कि मेरे पास बहुत सारा रिबन है, बहुत सारा रिबन है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 5000 मीटर का रिबन है, ठीक है, तो मैं आपको पूरी एक उसकी लेंथ बताऊंगी ना, उसका डायमेंशन बताऊंगी कि वो इतना थिक है, इतना लेंथ उसकी है, तभी आप उसको पैक करने के लिए जो भी आपको बॉक्स अवेलेबल करना है, जो भी अरेंजमेंट बनाना है, वो उसके अकॉर्डिंग आप बना पाओगे। रिबन तो बहुत थिन वाला भी हो सकता है और बहुत थिक वाला भी हो सकता है, तो यहां पर आपको उसका डायमेंशन जानना जरूरी है ना। सिमिलरली अगर आपको डीएनए को पैक करना है तो उसका जो भी अरेंजमेंट आप अपने पास डेवलप करोगे, उस अरेंजमेंट को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि ये जो डीएनए का अरेंजमेंट आप बना रहे हो, इस डीएनए का मेजरमेंट कितना है, इसका एक्चुअल साइज कितना है। उस साइज को मेजर करने के लिए आप ये सारी चीजें को करते हो कि भाई जो बेस पेयर है वो इस तरीके से है और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इतना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2.2 मीटर निकल कर आया। अब 2.2 मीटर तो भाई बहुत लंबा होता है, हाँ, कपड़ा देखा है ना, मीटर में कपड़े लेकर आते हो, राइट। 2.2 मीटर कितना लंबा होता है? मैम इतना लंबा तो 1 मीटर का कपड़ा आता था, ठीक है, फिर उसको मल्टी और देख लो, डबल कर दो तो 2 मीटर हो जाएगा और उससे भी 0.2 और ज्यादा है, तो इतना लंबा अगर लेंथ निकल कर आ रही है किसकी? एक की, ठीक है। अगर इतनी लंबी लेंथ मैम निकल कर आती है तो जो सेल है वो तो इतनी सी है, बहुत छोटी छोटी सेल भी है, और उन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो और भी छोटा है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो और भी छोटा है, और उसके अंदर जो फिर क्रोमोसोम है उसके अंदर फिर डीएनए है। तो ये पूरी पैकेजिंग आखिर हुई कैसे? बताओ, आप पैक करने वाला बॉक्स इतना छोटा, इतना माइक्रोस्कोपिक, और जो मटेरियल है वो इतना ज्यादा मीटर्स की लेंथ में, कैसे पॉसिबल है मैम? एक ही तरीके से पॉसिबल है, जब उसको क्या कर दो, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड कर दो। क्या कर दो? बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लपेट के एक छोटी सी स्पेस में उसको क्या कर दो? कॉइल्ड कर दो। रिबन का एग्जांपल मैंने दिया था। रिबन कैसे आता है मार्केट में? एक ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके ऊपर उसको लपेटा होता है, लपेटते जाओ मीटर्स तक उसको लपेट दोगे तो भी एक रिंग जो है उसका जो है थिकनेस एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बढ़ेगी, राइट। तो इस तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, राइट, ताकि वो कम से कम एरिया में मैक्सिमम लेंथ को कवर कर सके, है ना। पैक करना पड़ेगा इस तरीके से। बस वही मेथड, बिल्कुल सेम मेथड यहां पर डीएनए की पैकेजिंग में यूज करा जाएगा कि उसको क्या किया जाएगा? पैक करने का तरीका जो है वो बिल्कुल उसको श्रिंक करके, कंडेंस करके, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा कॉइलिंग की तरह से, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड वे में पैक करना पड़ेगा।
अब इस प्रोसेस को आपको कैसे समझाऊंगी मैं, देखो, हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल। भाई ये क्वेश्चन तो आ चुका हमारे माइंड में पहले ही, हम तो अब सोल्यूशन की तरफ भाग रहे हैं, ये डायग्राम मैं आपको बताऊंगी एक थोड़ी सी देर के बाद, पहले आप इसका समझो, यहां पर समझो कि पैकेजिंग कैसे हो रही है, ठीक है। देखो सॉरी, देखो देखो देखो, इफ द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, ठीक है, इकोलाई का जो डीएनए है अगर उसकी लेंथ कितनी है 1.36 मिलीमीटर, ठीक है, तो कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन इकोलाई। भाई बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस तो हमने बता दिया आपको, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसे मिल जाएगा, है ना, ये टोटल लेंथ है। अब इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि इकोलाई के अंदर क्या होता है, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, इनका कोई एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए जो है वो कैसा होता है, पूरी सेल में ऐसा फैला हुआ होता है, ठीक है, स्कैटर्ड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है ना, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो जो डीएनए मटेरियल है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरी सेल में फैला हुआ होगा, स्कैटर्ड पाया जाएगा। अब बिकॉज डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बता दूं, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पर मैं पूरा ही लिख देती हूं, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसमें पाया जाता है एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, इसकी वजह से होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखो डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स, ठीक है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप मैंने इतना सा बता के छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको पहले बताया हुआ नहीं है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला जो आपका यूनिट था उसके बाद आपका आया था स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वहां पर मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उसमें होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है नाइट्रोजनस ग्रुप, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, वहां पर ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ये है जो कि इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई डीएनए इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब देखो डीएनए क्योंकि क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कुछ प्रोटीन्स के साथ होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। कहां पर पाया जाता है इन दोनों का, जो ये जो एक कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड नहीं कहेंगे, इन दोनों का जो एक ग्रुप बनेगा ना, ठीक है, इन दोनों का जो एक ग्रुप बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा, किन दोनों की मैं बात कर रही हूं, एक प्रोटीन और एक डीएनए, ठीक है, डीएनए कैसा, नेगेटिवली चार्ज, चलो इसको बना लेते हैं, देखो डीएनए कैसा, नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है, और प्रोटीन कैसा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों है, ये तो फॉस्फेट की वजह से है, प्रोटीन क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेस पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे क्या नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे बेसेस इससे पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बेसिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, सॉरी, ठीक है, प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, और इसके अंदर बहुत सारे बेसिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसिन इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, लाइसिन इसका एक एग्जांपल है। तो बहुत सारे बेसिक अमाइनो एसिड्स इसके अंदर पाए जाने की वजह से ये प्रोटीन कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है नेचर में, इसीलिए ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। अब अगर एक प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक स्टेबल कंपाउंड बन के आएगा। कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब मिल जाएंगे तो वो स्टेबिलिटी को ही तो अटेन करेंगे मैम, राइट, वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को अटेन करेंगे। तो बस ये जो पूरा एक कंपोनेंट इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म बन रहा है, डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है, ये जो कंबाइंड फॉर्म बन रहा है, ये जो इनका कॉम्बो बन रहा है, ये पाया जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियोइड के अंदर। न्यूक्लियोइड क्या है, रीजन है, कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। तो न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है,
काफी सारे लार्ज लूप्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स उनको पकड़ के रखते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं, उनके साथ कंबाइन होके रहते हैं। ठीक है, इस बात को आप यहां इस डायग्राम से समझ सकते हो। ठीक है, इस बात को आप यहां इस डायग्राम से समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये प्रोटीन, ठीक है, क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन का ऑक्टोमर है ये। ठीक है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये देखो डीएनए इस तरीके से कॉइल्ड वे में अरेंज्ड है। ठीक है, डीएनए कैसा? नेगेटिवली चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन कैसा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। डीएनए क्यों? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, H1 हिस्टोन ये जो इसको क्या कर रहा है, एक यहां पर बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या? न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है एक बार देख लो। यहां एक और डायग्राम है, न्यूक्लियोसोम क्या है ये देखो। ये जो पूरी कॉइलिंग है ना, ठीक है, ये जो डीएनए इस तरीके से कॉइल होता हुआ आ रहा है, फिर ये एक न्यूक्लियोसोम वाला पूरा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये कॉइल होता जा रहा है, फिर एक लाइन है, फिर एक वापस से हिस्टोन प्रोटीन वाला पूरा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, फिर पूरी लाइन जा रही है, फिर एक पूरा न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर है, फिर पूरी लाइन जा रही है। तो ये जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियोसोम्स बन रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोसोम्स ऐसे नजर आएंगे जैसे आप किसी माला को बना रहे हो। ठीक है, उस माला में आपने एक डिस्टेंस पे अलग अलग मोतियों को डाला है, तो किसी भी स्ट्रिंग में वो जो बीड्स होते हैं, वो जो मोती होते हैं, वो किस तरह से दिखाई देते हैं? बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग पे जो बीड्स होते हैं, उन बीड्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। किनका? न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम इज नथिंग जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो पैकेजिंग है, उनसे जो कॉम्बिनेशन बना है, यही न्यूक्लियोसोम है। और ये किस तरीके से दिखाई देता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर के अंदर, ईएम पिक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इसका मतलब है बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह ये नजर आता है। देखो यहाँ पर ये जो आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल इन सबको आप स्पॉट कर सकते हो। ये सब जो आप स्पॉट कर पा रहे हो बीट्स की तरह, छोटे छोटे मोतियों की तरह, ये क्या है? दीज आर द न्यूक्लियोसोम्स। दीज आर द न्यूक्लियोसोम्स। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। यूकैरियोट्स के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आप समझ रहे हो ना कितना कॉम्प्लेक्स है। आराम से समझ आ रहा है कि मैम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना छोटा छोटा, इतना माइन्यूट दिखाई दे रहा है, और वो इतना ज्यादा हाईली कॉइल्ड है, इतना ज्यादा हाईली कॉइल्ड है। इतने बिल्कुल मीटर्स के लेंथ वाले सेगमेंट को वो इतनी बिल्कुल माइन्यूट सी सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोइड के अंदर कैसे डाल के रखा हुआ है? कितना ज्यादा हाईली कॉइल क्या होगा? ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप बता रहे हो, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक कॉल्ड प्रोटीन्स। ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स, जो कि अपने ऊपर लपेट कर रखते हैं प्रॉपर तरीके से। किसको? किसको? डीएनए को। ठीक है, तो अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड। एक प्रोटीन के अंदर क्या होता है? बहुत सारा क्या आता है एक प्रोटीन के अंदर? चार्ज। ठीक है, कैसे आता है अब ये चार्ज? प्रोटीन के ऊपर बेसिक पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है ये बता रहे हैं, जो मैं आपको बता चुकी। कैसे आता है भाई? उसके ऊपर बेसिक अमाइनो एसिड्स बहुत सारे होते हैं, उसके ऊपर बेसिक अमाइनो एसिड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर मैं बात करूं हिस्टोन्स की, तो हिस्टोन्स जो होते हैं वो काफी रिच होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज में। ठीक है, हिस्टोन्स में बेसिक अमाइनो एसिड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन। देखो लाइसिन एग्जांपल मैंने बताया था। ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन इस तरह से होते हैं। बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ये जो दोनों अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं, ठीक है, इन दोनों में ही क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से जो हिस्टोन है पूरी तरह से वो भी कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये कितने मॉलिक्यूल्स की यूनिट होती है? 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट होती है। ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट होती है, इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। यहां जब डायग्राम मैंने बताया था तो उस पर लिखा भी था हिस्टोन ऑक्टामर, अगर ध्यान दिया हो आप लोगों ने। कहां गया? ये रहा। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो 8 मॉलिक्यूल्स की यूनिट से मिलके बना है, तो 8 के लिए ऑक्टा वर्ड यूज होता ही है, 8 के लिए ऑक्टा वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? ऑक्टामर। क्या हो गया ये? ऑक्टामर। एक बार फिर से इतना रिवाइज कर लो, फिर मैं आगे का बताती हूं। ठीक है, एक बार इतना रिवाइज कर लो, फिर मैं आगे का बताती हूं। देखो क्या हुआ था पूरी कहानी में जो हमने समझी, यही हमारा पैटर्न था ना कि पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे इसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के, इसकी पूरी एक समरी बना के। तो अभी सिर्फ इतना, ठीक है, इस डायग्राम तक जो हमने समझा न्यूक्लियोसोम तक, एक बार यहां तक की समरी बना ले, इतनी बना ले। देखो
क्या हुआ था, एग्जाम्पल हमने लिया था मैम कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स का रिबन है और उसे हमें पैक करना है, लेकिन हमारे पास जो सरफेस एरिया है पैक करने के लिए वो बहुत कम है ना। तो हमने क्या किया था, उस रिबन को एक बिल्कुल छोटे से रिंग के ऊपर बहुत 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 बार क्या करा, लपेट दिया। ठीक है, आपके पास जो टेप आती है, ठीक है, जो टेप आती है, सेलो टेप या कोई भी टेप आती है, वो टेप भी कैसी होती है, कितने मीटर्स की होती है, लेकिन कितनी छोटी सी एक रिंग में आ जाती है, राइट, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सेवरल टाइम्स क्या कर दिया है, कॉइल कर दिया, लपेट दिया है, राइट ना। इसी तरीके से आती है अरेंज। तो यहां भी तो आपको यही पढ़ना है, यहां क्या नया पढ़ रहे हो, यही तो पढ़ रहे हो कि डीएनए को कैसे पैक करें। अब डीएनए की सबसे पहले आपको बता दी लेंथ, सबसे पहले क्या बता दी, लेंथ, कि भाई बहुत लंबा है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, 2.2 मीटर आ रही है निकल के लेंथ, ठीक है। अब ये जो 2.2 मीटर का कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब 2.2 मीटर का जो कैलकुलेशन है इसको लपेटना है भाई, तो लपेटते जाओ लपेटते जाओ। कैसे लपेटे मैम, ये तो नेगेटिवली चार्ज है, लपेटेंगे अगर तो उसको स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, मतलब अगर मैं ऐसे लपेटते जाऊं और वो वापस से खुलता जाए मैम, स्टेबल भी तो होना चाहिए, फिर से खुल जाएगा तो मतलब क्या है, स्टेबिलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने में फिर क्या दिक्कत आई कि भाई डीएनए तो मैम इसके पास तो फॉस्फेट ग्रुप है बहुत सारे, तो ये तो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए कौन आ सकता है कहानी में, पॉजिटिव आ सकता है। कौन आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है मैम। पॉजिटिव उठा लाते हैं, पॉजिटिव कहां से लाएंगे, पॉजिटिव मिलेगा आपको कहां पर, हिस्टोन प्रोटीन में, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो कि बना हुआ है किसका, बहुत सारे बेसिक अमाइनो एसिड्स का, जैसे कि लाइसिन, जैसे कि आर्जिनिन। अब इन बहुत सारे बेसिक अमाइनो एसिड से बना हुआ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन जो कि 8 मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए हिस्टोन ऑक्टामर है, ये अपने ऊपर बहुत सारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो क्या कर लेगा, लपेट लेगा, कॉइल कर लेगा। और इस तरीके से ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये सिर्फ एक अकेला नहीं होगा जो पूरा डीएनए लपेट लेगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे जो डीएनए को बीच बीच में आके एकदम से अपने ऊपर बहुत सारा लपेट लेंगे, फिर दूसरा आएगा फिर वो अपने ऊपर बहुत सारा लपेट लेगा, फिर तीसरा आएगा फिर अपने ऊपर बहुत सारा लपेट लेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस चल रही है डीएनए के पैकेजिंग की, इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाएगा तो ये ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रिंग है और उसके ऊपर बहुत सारे मोती लगे हुए हैं, बहुत सारे मोती लगे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर आपको कहां देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये व्यू जो मैं आपको बता रही हूं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग व्यू, इस व्यू को क्या कहते हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे बीड्स हैं। ये व्यू आएगा कहां पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जब इस चीज को देखा जाएगा, डीएनए को देखा जाएगा। अब ये डीएनए इस तरीके से अगर है, इस तरीके से अगर ये डीएनए कॉइल्ड है तो ये एग्जैक्टली प्रेजेंट कहां है मैम, ये तो समझ ही नहीं आया। अरे यार डब्बे में डब्बा है, डब्बा कौन सा, सेल, ठीक है, डब्बा कौन सा, सेल, सेल के अंदर दूसरा डब्बा कौन सा है, छोटू डब्बा, बड़ा डिब्बा सेल, छोटू डब्बा कौन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटू डब्बा कौन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर एक और डब्बा बना दो, एक और बना दो, क्या, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के अंदर क्या मैम, ये पूरा का पूरा मटेरियल पूरा भरा हुआ है। अब ये मटेरियल जो भरा हुआ है वो कैसा दिखेगा, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग की तरह नजर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे इस तरीके से हिस्टोन जो है वो प्रोटीन्स हैं, वो अपने ऊपर डीएनए को लपेटे हुए हैं। अब क्योंकि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज बताया मैम आपने, डीएनए नेगेटिवली चार्ज बताया, तो ये जो कॉइलिंग है ना, ये जो पूरा लपेटो लपेटो चल रहा है, पैकेजिंग चल रही है, ये अच्छी स्टेबल रहेगी, ये खुलेगी नहीं, है ना, ये स्टेबल रहेगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो मैम स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं, तो ये कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। यहां तक चीज क्लियर, यहां तक चीज क्लियर, यहां तक चीज क्लियर। अब बचा क्या, अब बचा क्या, देखो 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 देखो, अब क्या बचा, देखो ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए था भाई, इसको लपेट देंगे अपन हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, जो बनेगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। यहां तक तो मैम कर ही लिया था, नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने होंगे, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर होंगे 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। बाप रे मैम ये क्या हो रहा है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है नंबर। हाँ ये तो मतलब नंबर इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स निकल के आ रहे हैं कि इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हम लोग। देखो देखो देखो, इतने इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है। देखो इट इज नॉट दैट मच इजी जितना आप समझ रहे थे, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम की बात कर रहे हैं हम, मतलब वो जो एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जितना लपेटा है ना, वो कितना लपेटा है, देखो कितना लपेटा है, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स के 200 बेस पेयर
एक ही हिस्टोन प्रोटीन पे लपेट दिए तभी तो वो जो न्यूक्लियोसोम बना ना, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने मिल गए, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या आता है, एक स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा रिपीटेड यूनिट्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम्स क्या करता है, अपनी जैसी बहुत सारी रिपीटेड यूनिट्स होती है ना उसकी, क्योंकि सिर्फ 200 बेस पेयर थोड़ी है, उसको तो बहुत सारा बनाना है ना, बेस पेयर को बहुत सारे को पैक करना है। तो इस तरीके से ये यूनिट्स क्या होती है, रिपीटेड होती हैं, जो बीड्स की हमने बात की स्ट्रिंग में, राइट। इसको ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस पूरे नेटवर्क को पता है क्या बोलते हैं, ये जो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, इस पूरे स्ट्रक्चर को पता है क्या बोलते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। इतने सारे न्यूक्लियोसोम का ये जो पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क बन रहा है, किसके अंदर, ये जो पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या नेटवर्क बन रहा है, कैसा दिख रहा है ये, हाँ क्या किया मैम ये आपने, डायग्राम तक तो ठीक था, अब कैसा दिख रहा है, देखो यहाँ जो इतने सारे, ठीक है, इतने सारे ये जो आपके न्यूक्लियोसोम बने, इनका जो ये रिपीटिंग यूनिट्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रोमैटिन, और इसका पूरा का पूरा नेटवर्क कहलाएगा क्रोमैटिन नेटवर्क। यहां तक कोई दिक्कत? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कलर किया जा सकता है, स्टेन्ड किया जा सकता है, ठीक है, इनको देखा जा सकता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है, इनको देखा जा सकता है, दे आर विजिबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, हाँ आंख से नहीं दिखेंगे। तो द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैम ये तो आप बता चुके, हाँ भाई बता चुकी हूं मैं, ठीक है ना, यही तो बताया मैंने भी। नेक्स्ट देखो, थ्योरेटिकली एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीट्स और न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल। मतलब आपको जो पूरे लेक्चर की यहाँ से जो बिगनिंग हुई है ना, बस वहीं पर ले जाके खड़ा कर दिया इस क्वेश्चन ने, ठीक है। पूछा क्या है कि कितने ऐसे बीड्स होंगे, मतलब ऐसे कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे, ठीक है, ऐसे कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे कहां पर, एक मैमेलियन सेल में। अब आप समझो, आपसे बोला है कि 200 बेस पेयर आ रहे हैं एक न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहां पर ये जो बताया है ना, टोटल आपको बेस पेयर कितने बताए, इतने, ठीक है, टोटल बेस पेयर्स आपको कितने बताए, ये, ठीक है, टोटल बेस पेयर्स आपको बताए हैं ये वाले, ठीक है, ये नहीं, ये डिस्टेंस है, ये तो लेंथ निकालने के लिए था। टोटल बेस पेयर्स कितने बताए थे हमें, ये वाले, ठीक है, और एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर, मतलब मैथ्स भी लगवा ली इन लोगों ने अपन से, राइट, मैथ्स भी लगवा ली इन लोगों ने अपन से। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर कवर हुए हैं, 200 बेस पेयर, है ना। अब आप समझो 200 बेस पेयर हैं, तो टोटल 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर जो है वो कितने न्यूक्लियोसोम में कवर हुए होंगे, कितने न्यूक्लियोसोम में जाके वो कॉइल हुए होंगे, ये कैलकुलेशन आपको यहां से लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो जो आंसर आपसे वहां क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। सब कुछ मैं कैलकुलेट करके बता दूंगी, तो आपको क्या होमवर्क दूंगी मैं, हाँ आपको क्या होमवर्क दूंगी मैं, ये आपको करना है, बता दिया मैंने निकाल के कि टोटल बेस पेयर्स का नंबर क्या है, और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हैं ये भी यहां पर लिखा हुआ है, 200 बेस पेयर। बस अब आपको निकालना है कि पूरे के पूरे न्यूक्लियोसोम कितने होंगे, कितने एक मैमेलियन सेल के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमैटिन में देखा गया है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये सारा जब पैक किया जाता है इसको जब पैक किया जाता है तो ये बनाता है क्या, क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या बनाता है ये, क्रोमैटिन फाइबर्स को बनाता है, that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosomes, ठीक है। ये बात तो मैम एक बार फिर से पढ़नी पड़ेगी, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, देखो ध्यान से समझो, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ना, यहाँ पर ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये देखो, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बोला, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत है, इसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है, क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। तो अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर्स ये क्या करेंगे, ये और ज्यादा कॉइल होंगे, ठीक है, फिर और भी ज्यादा कंडेंस होंगे, ठीक, किस स्टेज में, सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में, ठीक है,
सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में ये सारे क्रोमैटिन फाइबर्स और ज्यादा कॉइल्ड होके और भी ज्यादा कंडेंस होके बिल्कुल ही मतलब मैक्सिमम लेवल पे कंडेंस हो जाएंगे, और फिर जो एक स्ट्रक्चर के सारे बनाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स मिलके, वो ही स्ट्रक्चर आपका होता है क्रोमोसोम्स। अब समझ आया क्रोमोसोम कैसे बनता है? अब समझ आया क्रोमोसोम कैसे बनता है? मतलब क्रोमोसोम, डब्बे में डब्बा वाली कहानी चलाएं। देखो क्रोमोसोम है, ठीक है ना, क्रोमोसोम है, कैसे बना? मतलब मैं क्रोमोसोम से आपको वापस डीएनए तक लेके जा रही हूं, ठीक है। क्रोमोसोम है, कैसे बना? बहुत सारा क्रोमैटिन फाइबर अपने आप में कैसा हुआ? कंडेंस हुआ, कॉइल हुआ, हाईली कॉइल्ड हुआ, तो मैम उसने बनाया क्रोमोसोम, है ना। यहां तक क्लियर? अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर जो कंडेंस हुआ है, ये क्रोमैटिन फाइबर कैसे बना था? मैम बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो तो अरेंज हो गए थे, उससे बना था क्रोमैटिन फाइबर, राइट। तो वो जो क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हुए वो बने कैसे? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से। अब ये जो न्यूक्लियोसोम थे ये कैसे बने थे? जब एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर 200 बेस पेयर्स को कॉइल कर दिया गया था, तब एक न्यूक्लियोसोम बना था, तब एक न्यूक्लियोसोम बना था। अब ये जो एक न्यूक्लियोसोम के लिए 200 बेस पेयर्स आए हैं, ये कहां से आए थे भाई? ये डीएनए की पूरी जो लेंथ है उससे आए थे, हाँ ये वहीं से आए थे। आप एक बार अब वापस से चलो, ठीक है, कैसे पीछे गए हम? क्रोमोसोम से डीएनए तक गए, अब डीएनए से क्रोमोसोम तक जाए, चलो फिर से बनाते हैं फ्लो, ठीक है। डीएनए है, डीएनए है, ठीक है ना, बहुत सारे बेस पेयर्स हैं इसके पास, इसमें से कितने बेस पेयर है चलो लिख लेते हैं, वो भी नंबर है अपने पास, वो भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं हम इतनी समरी का, आधी का पहले निकाल चुके, आधी का आप निकाल रहे हैं। देखो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। डीएनए के पास कितने? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, है ना। इतने बेस पेयर्स हैं, पूरा डीएनए की जो लेंथ है ओवरऑल, उसमें इतने लेंथ पूरी नहीं बता रही हूं, इतने बेस पेयर्स हैं टोटल, ठीक है। अब इतने बेस पेयर्स में से, ठीक है, इतने बेस पेयर्स में से 200 बेस पेयर जो होंगे वो कहां कॉइल हो जाएंगे? एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर। ये जो एक न्यूक्लियोसोम की मैं बात कर रही हूं, ये जो एक न्यूक्लियोसोम की मैं बात कर रही हूं, ये एक न्यूक्लियोसोम कैसे बना है? ठीक है, हिस्टोन और डीएनए, ठीक है। कितना डीएनए? 200 बेस पेयर ओनली, ठीक है। एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर 200 बेस पेयर्स वाला डीएनए, ठीक है। जब क्या हुआ? कंबाइन हुआ, दोनों ने कॉम्बो बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव ने, तो बना एक न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स क्या हुए? लाइन से अरेंज हुए, ठीक है ना, बिल्कुल एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया, ठीक है, वो सारा स्ट्रक्चर क्या कहलाया था आपका? क्रोमैटिन फाइबर कहलाया, ठीक है। क्रोमैटिन कहा था उन सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने, और वो पूरा क्रोमैटिन का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको हमने बोला, फिर पूरा क्रोमैटिन नेटवर्क, उसको हमने बोला क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर्स ही बहुत ज्यादा और ज्यादा कंडेंस हुए, ठीक है, और ज्यादा कंडेंस हुए, और इन्होंने बनाए क्रोमोसोम्स। कब बनाए? मेटाफेज में। कब बनाए? मेटाफेज में। यहां तक बात क्लियर हुई? ये पूरा फ्लो है आपका, ये पूरा फ्लो है आपका। इस तरह से आप समझ रहे हो कि डीएनए का जो हेलिक्स है वो कैसे पैक होते हुए लास्ट में क्रोमोसोम तक पहुंच रहा है, ठीक है। किस तरीके से पैक हो रहा है? डीएनए से लेकर न्यूक्लियोसोम बनना, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को अपने ऊपर लपेट रहा है, देन न्यूक्लियोसोम्स का एक साथ पूरे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखना, दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर। देन ये और ज्यादा कंडेंस हुआ और इसने बनाया क्रोमोसोम। ये पूरी डीएनए की पैकेजिंग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये पूरी डीएनए की पैकेजिंग आप पढ़ रहे हो। आप देखो नेक्स्ट क्या बचा इसके अंदर, आप देखो नेक्स्ट क्या बचा इसके अंदर, समझो। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर, ठीक है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर, यहां हमने देख लिया था, राइट, ये वाला हम देख रहे थे क्रोमोसोम, ठीक है। देखो, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल requires additional set of proteins that collectively are referred to as non-histone chromosomal NHC proteins, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है, जब और भी ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम को बना रहा है, यहां पर तो इसको चाहिए थे कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटिन फाइबर के वक्त कौन सा चाहिए था उसको? हिस्टोन प्रोटीन, है ना। हिस्टोन प्रोटीन चाहिए था उसको न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए और न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटिन फाइबर वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए,
ठीक है ना, उसको क्या चाहिए थे, हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए थे। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनाने की, तो उसे कौन से चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सब उसे चाहिए। ठीक है, नॉन हिस्टोन या क्रोमोसोमल प्रोटीन्स उसे चाहिए। ठीक है, नॉन हिस्टोन या क्रोमोसोमल प्रोटीन्स उसे चाहिए। अब इन टिपिकल न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो कुछ रीजन जो होता है क्रोमैटिन का वो काफी लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, जो रीजन, ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क के अंदर लूजली पैक्ड है, पूरा रीजन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक तरीके से पैक्ड होगा, सारे बिल्कुल हाईली पैक्ड होंगे या सारे बहुत लूजली पैक्ड होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो रीजन होगा लूजली पैक्ड होगा न्यूक्लियस के, वो क्या करेगा, लाइट को कर लेगा, that will stain the light and are referred to as euchromatin। और उसी क्रोमैटिन वाले पार्ट को कहते हैं यूक्रोमैटिन, जिसने लाइट को क्या कर लिया, स्टेन कर लिया है, जो कि विजिबल हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। उसे क्या कहेंगे, यूक्रोमैटिन कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आपको आगे जब आप इससे रिलेटेड टेक्निक्स को पढ़ोगे तो बहुत हेल्प करने वाली है। ये पूरी टर्मिनोलॉजी को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, यूक्रोमैटिन है वो वाला लूजली पैक्ड पार्ट ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन फाइबर जो लाइट को स्टेन कर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या बचा, द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क। ठीक है, जिसने लाइट को स्टेन कर लिया उसे तो यूक्रोमैटिन कहा था। लेकिन अब दूसरा उसका अपोजिट अगर हम बात करें कि जो डार्क को स्टेन कर रहा है, ठीक है, डार्कनेस को स्टेन कर पा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। दैट विल बी कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। क्या कहेंगे उसे, हेटेरोक्रोमैटिन। अब देखो यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव whereas, ठीक है, whereas heterochromatoin is inactive। अब ये क्या प्रोसेस है, ये आपको समझ आएगी जब आप पढ़ोगे, इस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ आएगा जब आप पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ट्रांसक्रिप्शन क्या था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास होती है, मैसेंजर आरएनए के पास ट्रांसक्रिप्ट की जा रही होती है। ठीक है, जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अभी नहीं बता रही हूं, जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, इसको करवाने में यूक्रोमैटिन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, हेटेरोक्रोमैटिन नहीं करता है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं कि यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव वेयरएज हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव। लाइट को स्टेन करने वाला यूक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, डार्क को स्टेन करने वाला हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सब, इतनी बात क्लियर है कि यूक्रोमैटिन क्या है और हेटेरोक्रोमैटिन क्या है। ठीक है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन तक अगर सब कुछ क्लियर है, ठीक है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन तक अगर सब कुछ क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, अगर इस लेक्चर का पूरा पार्ट आपने देख लिया है और इससे पहले वाला अगर कोई भी लेक्चर आपसे मिस हो गया है, तो आप जा सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स पर, राइट, और वहां पर प्ले आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में आपको इसके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, फटाफट से लेक्चर्स देख लेना। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा ही फुल कोर्स कंटेंट आपको मिलता है, वो भी कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।